हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर भी 12 है और पारितंत्र है चैप्टर का नाम। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्वग्लोबी पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिससे पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल होता है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र तथा झीलें, तालाब आदि दलदली क्षेत्र, नदियां एवं ज्वार नदमुख आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्य भूमि एवं जलजीवशाला को माना जाता है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे, ताकि निवेश, उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण, आहार श्रृंखला या जाल, पोषण चक्र तथा निर्गम, निम्नीकरण एवं ऊर्जा क्षति का अवगमन अवबोध कर सके। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित उन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। 12.1 पारितंत्र की संरचना एवं क्रियाशीलता। अध्याय 13 में आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें दोनों जैविक एवं अजैविक घटक शामिल है। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आइए अब इन घटकों को और अधिक संयुक्त रूप से देखें तथा यह जाने कि पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियां द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियां एवं घास निचले धरातलीय स्तर पर निवास करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म प्रकृति को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब को उदाहरण स्वरूप लेते हैं। यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है, जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता, अन्योन्य क्रियाओं को समझने में सहायक है। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है, जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी एक अजैविक घटक है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में निक्षेप तालाब की तली में जमा हो जाते हैं। सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि तथा अन्य जलवायु स्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पादप प्लवक, तालाब में पादप प्लवक, कुछ काई जैसे कि शैवाल तथा प्लवक एवं निमग्न तथा किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी प्लावक तथा स्वतंत्र प्लवी एवं तलीयवासी जीवों स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अब घटक के उदाहरण कवक एवं जीवाणु हैं, जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता से पाए जाते हैं। यह तंत्र किसी भी पारितंत्र और कुल मिलाकर जीव मंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों के परपोषक द्वारा परपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना। इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषित स्तरों की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। उत्पादकता। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसको भार G2- या ऊर्जा किलो कैलोरी मीटर -2 के रूप में व्यक्त किया गया है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे G-2 या YR-1 या किलो कैलोरी मीटर 2-1 या फिर YR-1 ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता के रूप में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में
शोषण द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। GPP - R = NPP। नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत शाक भक्षी अपघटक के रूप में के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीय उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। यह विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका होता है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। अपने शिक्षक के साथ महासागरों की निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा कीजिए। 12.3 अपघटन। आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थों को खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। इसी प्रकार जल अपघटन जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष मलादी आदि अपरत डेट्राइट्स बनाते हैं जो कि अपघटन के कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन बनाना, खनिजी भवन इत्यादि हैं। डायग्राम है इसका इम्पोर्टेंट है। अपरतधारी जैसे कि केंचुए अपरत को छोटे छोटे कणों में विखंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषण भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल, जीवाणु एवं कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। प्रकृति में स्वभाव में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करती है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं उन्हें मुक्त करता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जो है जलवायवीय घटकों तथा अपरत के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरत काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन दर धीमी होती है। यदि अपरत नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तब ये तेज होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायवीय घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है जबकि निम्न ताप एवं अवायवीय अपघटन की गति को धीमा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। 12.4 ऊर्जा प्रवाह। गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के रूप में प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु स्वपोषी सूर्य की विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या आप इसमें ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत निहित है? ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत निहित है? पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागति के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। उसमें उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाकीय एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप, प्लावक, काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों के बारे में पढ़ा है जो कि प्रकृति में विद्यमान है। पादप से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है तथा अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला जाल की रचना होती है। किसी भी जीव द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। उत्पादक द्वारा आबद्ध
की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भंज दी जाती है या फिर वह जीव मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु अप्रत खाद्य श्रृंखला जाल की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। इन्हें उपभोक्ता तथा परपोषित भी कहा जाता है। और यदि वो उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाकभक्षी होंगे। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में वृत्त कवची मोलस्क होते हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं। इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा। यद्यपि द्वितीयक उपभोक्ता वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीयक मांसभक्षी के रूप में नामित किया गया है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो घास हुई उत्पादक, बकरी हुई प्राथमिक उपभोक्ता और मनुष्य हुआ द्वितीय उपभोक्ता। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपृत खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। यह अपघटकों से बना होता है जो मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परपोषित जीव होते हैं। यह मृत कार्बनिक सामग्री अपरोधों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृत कोशिका पूर्तिजीवी मृत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सीएफसी की तुलना में अपृत खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ स्तरों पर अपृत खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जाता है। अपृत खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच एवं कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल का निर्माण करता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिसे ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता दूसरी एवं मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर से संबंध है। यहाँ पर यह ध्यान देने महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपृत या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे स्थित या शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। स्थित शस्यों को जीवित जैविकों की मात्रा जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए जो यह अधिक विशुद्ध होगा। क्यों? चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% से कम होता है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तर हो जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखलाओं में उत्पादक शाकभक्षी, प्राथमिक मांसभक्षी, द्वितीयक मांसभक्षी आदि। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार अपृत खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा है? डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। 12.5 पारिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ। आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आकार चौड़ा, विस्तृत, शिखाग्र की ओर संकरा होता है। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े जो एक पिरामिड के समान आकार मिलेगा। इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पिरामिड के आकार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर करता है जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीय पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। 3 पारिस्थितिक पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया गया है वह है संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा के पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। विस्तृत जानकारी के लिए चित्र 12.4 का अब, स और द देखें। ऊर्जा मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापीकरण सत्य नहीं होगा। इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय से एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो जाएगा। हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। उदाहरण के लिए गौरैया जब बीज, फल व मटर खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता होती है, किंतु जब केंचुओं को खाती है तब वह द्वितीय उपभोक्ता होती है। क्या आप यह विवरण दे सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कितनी पोषण रीतियों का उपयोग करता है? अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की जैव मात्रा अधिक होती है और इस तरह से शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा
डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। इस व्यापीकरण में कुछ अपवाद हैं। यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है। अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें। इसके साथ ही कीट भक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब आप प्राप्त आंकड़ों पर चित्र बनाएं। समुद्र जैव भार मात्रा के पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा उत्पादक प्लावों की जैव मात्रा में बहुत अधिक होती है। क्या यह एक विरोधाभास नहीं है? आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर के किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। यद्यपि पारिस्थितिक पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो 2 या 2 से अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकता है। इससे एक साधारण आहारनाल बनती है जो प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। इसमें आहार जाल का समावेश नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। समरी रीड करते हैं, चैप्टर इज कंप्लीट। पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है और उसमें निर्जीव एक एवं सजीव घटक समाहित हैं। अजीवीय घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक सामग्री जैसे हवा, पानी एवं मिट्टी, जबकि सजीव घटकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक आते हैं। प्रत्येक पारितंत्र की एक विशिष्ट भौतिक संरचना होती है जो निर्जीव एवं सजीवों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। एक पारितंत्र की 2 महत्वपूर्ण विशिष्टताएं प्रजाति संगठन एवं स्तर विन्यास होती है। सभी जीवों का पारितंत्र में अपने पोषण स्रोत के आधार पर एक स्थान निश्चित होता है। उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषण चक्र एक पारितंत्र की 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादक की जैव मात्रा, उत्पादन या सौर ऊर्जा के ग्रहण की दर होती है। इसके 2 प्रकार हैं, ग्रास प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता। जैविक पदार्थ की कुल उत्पादकता या सौर संग्रहण की दर को ग्रास प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसके साथ ही उत्पादकता के उपयोग के पश्चात शेष बची जैव मात्रा या ऊर्जा को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता द्वारा खाद्य ऊर्जा के सांघीकरण की दर होती है। अपघटन में अपरत के जटिल कार्बनिक घटकों को अपघटकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषकों में द्वारा बदला जाता है। अपघटन में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो मुख्यतः अपकृतों का खंडन, निक्षालन एवं अपचय है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। पहले पादप सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, इसके बाद आहार उत्पादक से अपघटक को स्थानांतरित करता है। प्रकृति में भिन्न पोषण स्तर के जीव आहार ऊर्जा संबंध होते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़कर खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता एवं भंडारण को पोषण चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पोषकों का बार बार उपयोग होता है। पोषक चक्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय एवं अवसादी। गैसीय प्रकार के चक्र कार्बन हेतु भंडार वायुमंडल का या जलमंडल, जबकि पृथ्वी की पटल पपड़ी अवसादी प्रकार के फॉस्फोरस पोषक का भंडार होती है। पारितंत्रीय प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवा का नाम दिया जाता है, जैसे कि जंगलों द्वारा एवं वायु द्वारा जल का शुद्धिकरण। सो चैप्टर इज कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर आपको आपके नोट्स में ही मिलेंगे जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं। सो मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।